प्रयास करते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, मतलब कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, ये हो गया। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस, 2 हो गया। इसको कहेंगे हम मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। जबकि तीसरा है अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, मतलब 1955 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एक एक करके तीनों की हम बात करते हैं ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहला देखते हैं, जो पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। देखिए ये रिलेटेड है कि जो फार्मर लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं अपने अनाज का, तो उसका जो उत्पादन होने के बाद सरकार के द्वारा उसकी खरीद की जाती है और एक बॉडी है FCI जो इसकी खरीद करती है। तो एक बॉडी है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक फूड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सरकारी संस्था है। और ये क्या करती है कि ये किसानों से खरीद करती है अनाजों की, और जब किसानों से खरीद करती है अनाजों की तो किसके माध्यम से करती है, तो APMC के माध्यम से करती है, ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, यह एक बॉडी है जो कि सुनिश्चित करती है कि किसानों के जो अनाज हैं उसका उचित मूल्य मिल पाए और उसकी रक्षा की जाए बाकी खुदरा व्यापारी तथा अन्य शोषण से। तो ये यही इसका उद्देश्य है APMC का, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो इसका तो ये इसी के माध्यम से खरीद होती है। यह एक मार्केट होता है APMC, और इसमें जो इसके एजेंट्स होते हैं वही किसानों से खरीद सकते हैं, और वो जो एजेंट होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि अभी तक व्यवस्था यही है देश में। हालांकि कुछ राज्य से अलग हैं, जैसे बिहार 2006 से अपना इसकी बाध्यता खत्म कर दी है और स्वतंत्र रूप से किसान भी कहीं बेच सकते हैं, और उसी से संबंधित है विधेयक भी है, उसी से संबंधित है। तो हम ये समझे कि अभी जो किसान लोग जो उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ अपने फसलों का, तो उत्पादन करने के बाद जो इसका बेचा जाता है तो यह एक मार्केट में बेचते हैं, और उस मार्केट का नाम है ये है APMC है। और APMC जो है इसी के माध्यम से FCI किसानों से अनाज ले लेती है और इसी पर MSP देती है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कोई भी किसान अगर अपने फसल को बेचना चाहेगा तो उसके लिए हर साल MSP तय किया जाता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर धान कोई किसान के पास उपज होती है और उसको अगर बेचना है, जाहिर सी बात है उसका अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका सेल तो होगा ना, तो अगर उसे सेल करना है तो एक MSP होगा। यह MSP सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, यह सोचकर कि किसानों के साथ अन्याय न हो और उसके द्वारा उत्पादित जो फसल है उस पर एक उचित मूल्य उसे मिले, ये MSP तय होता है। तो तीनों अपने आप से रिलेटेड है। इसको आप FCI, APMC और MSP तीनों को रिलेट करें आप, तो FCI सरकारी बॉडी है जो कि किसानों से फसल की खरीद करती है, और खरीद कैसे करती है, तो खरीद करती है APMC के माध्यम से, है ना। APMC क्या है, एक मार्केटिंग कमेटी है, एक बोर्ड है, मार्केट है, और इसी के माध्यम से खरीद की जाती है। और जब हम खरीद करते हैं तो किस मूल्य पर खरीद करते हैं, तो उसके लिए एक MSP निर्धारित की गई है, किससे नीचे मूल्य पर हम नहीं खरीदेंगे। तो मतलब किसानों की सुरक्षा के लिए APMC है, यह समझ में आया हमें। अब इसमें क्या है कि जो एजेंट होते हैं जो खरीदारी करते हैं, जिसे साधारण भाषा में अड़हतिया कहा जाता है, अड़हतिया मतलब अड़हतिया वो लोग अड़हतिया काटते हैं, मतलब 2.5% उसका टैक्स होता है जो लोग ले लेते हैं, और उसके बाद उसकी बिक्री की जाती है। एक टैक्स भी लगता है, उस मार्केट में APMC में जाएंगे तो किसानों को एक निश्चित प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद उसकी बेची जाती है वहाँ पे फसल। तो एक सिस्टम बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा विधेयक जो लाया गया है, इसमें कहा गया है कि इसकी बाध्यता खत्म की गई है, इसे खत्म नहीं किया गया है। जबकि विरोध इसीलिए हो रहा है कि उनका कहना है कि इसकी बाध्यता न कहीं आगे चलकर खत्म हो जाए। तो वर्तमान में अभी हमें देखते हैं कि ये विधेयक जो है वो विधेयक क्या है
और विधेयक के पॉजिटिव क्या है और विधेयक के निगेटिव क्या है, ये तीनों समझ लेंगे तो फिर आप अपनी एक राय बना सकते हैं। अगर मेंस में इस पर लिखने की बात आएगी तो आप अपना एक राय बनाएंगे कि हम क्या इस पर कहें। तो राय में दो ही, एक होता है पॉजिटिव, एक हो जाता है नेगेटिव। तो ये दोनों अगर आपको पता रहेगा तो तीसरा निष्कर्ष तो आप खुद से उसी के हिसाब से देखेंगे, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो ये यही है, इसमें क्या है कि कहा गया है कि ये जो एपीएमसी मार्केट में जो आप बेच रहे हैं तो यहाँ बेचने की बाध्यता नहीं है, आप बाहर के मार्केट में भी बेच सकते हैं। मतलब बाहर के मार्केट में भी आप बेच सकते हैं, अगर किसान को अधिक मूल्य मिल रहा है तो बेच सकता है, या फिर सुविधा उसे मिल रही है तो वो बाहर के मार्केट में भी बेच सकता है। यह किसानों को एक सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, एक बात इसमें और हमें देखना है कि एपीएमसी जो है, कि एपीएमसी में जो एजेंट होते हैं जो खरीदारी करते हैं फसलों की, उनके पास क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है और वो सभी रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जब बात हो रही है कि बाहर के मार्केट में भी आप बेच सकते हैं, तो ऐसा रजिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई है कि इसमें जो बाहर के खरीदने वाले जो व्यापारी होंगे वे रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, एक बात की गई है कि उनके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है ताकि वो पैन डिटेल्स दे करके खरीद सकते हैं। यही स्थिति है बनी हुई। तो ये हमने समझ लिया पूरा व्यवस्था। अब देखिए कि इसका निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम पॉजिटिव पॉइंट समझते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका सकारात्मक क्या है, किसानों के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, सबसे पहला इसका यह है कि इसको और ज़्यादा दाम मिल सकता है, मतलब इसे उचित मूल्य और मिल सकते हैं। मतलब मूल्य एपीएमसी में जाएंगे तो निश्चित मूल्य मिलेगा वहाँ, तो और ओपन मार्केट में जाएंगे तो किसी को भी अधिक मूल्य दे सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 1700 एमएसपी है और अगर ओपन मार्केट में जा रहे हैं कोई, हम 1800, 1900, 2000 दे रहा है और उसे बेचने की हमारी इच्छा है तो हम बेच सकते हैं। अभी तक बाध्यता थी कि बाहर आपको वहीं बेचना है, एपीएमसी में ही बेचना है। तो एक तो है कि उचित मूल्य लेकर के बाहर के बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है। मतलब ये जो बाध्यता थी, बाध्यता कि हम एपीएमसी में ही बेचें, वो बाध्यता खत्म हो गई। ये इसका फायदा हो गया पहला। दूसरा है कि एपीएमसी में क्या होता था कि एपीएमसी में इनका शोषण भी हो जाता था। जैसे वहाँ पर जितने भी एजेंट्स लोग होते हैं अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं और वो जानबूझकर बार्गेनिंग करके प्राइस कम करने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे एपीएमसी है तो एमएसपी है तो एमएसपी का मतलब तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, इससे अधिक भी मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैनेज करने का प्रयास किया जाता है, कमीशन ले लिया जाता है, कमीशन तो वहाँ देना ही पड़ता है। तो एक तो बात है कि एपीएमसी में इन्हें कमीशन देना पड़ता था, उसका एक चार्ज है, एक फ़ी है, वो फ़ी इन्हें पे करना पड़ता है उस मार्केट का। लेकिन अब इन्हें वो मार्केट का फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा, तो एक जो टैक्स देना पड़ रहा है या फ़ी देना पड़ रहा है मार्केट का उससे बच जाएंगे। ओपन मार्केट में वो नहीं इन्हें देना पड़ेगा, ये फ़ायदा है इसका। तो ये आप देखेंगे कि इसका दो पॉजिटिव चीज़ें हमें देख रहे हैं, जो पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक बात और है, एपीएमसी तो खत्म नहीं किया गया है और एमएसपी की सुविधा अभी है ही। ऐसा नहीं है कि एमएसपी खत्म कर दिया, तो एमएसपी भी कंटिन्यू है। अगर एमएसपी नहीं रहता तो डर था खत्म होने का, तो ये सही है। तो ये हम देख रहे हैं कि तीन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं। सरकार का भी यही तर्क है, उसका कहना है कि इससे जो किसान हैं और इंडिपेंडेंट होंगे, लोगों से जुड़ेंगे, ओपन मार्केट होगा तो कई व्यापारी इनके कांटेक्ट में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनका फलक विस्तृत हो जाएगा किसानों का। तो अब जो किसान किसी एजेंट पर आधारित रहते हो, एजेंट पर आधारित नहीं रहेंगे। और इसमें देख सकते हैं एजेंट नहीं रहेंगे, मतलब बिचौलिया नहीं रहेंगे, बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी, बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा भी किसान को मिलेगा। तो ये हमें पॉजिटिव देखने को मिला इसका। तो कहेंगे कि जब पॉजिटिव है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है, इसका क्या है, नेगेटिव क्या होगा। और सबसे ज़्यादा विरोध इसी पर हो रहा है, यह भी समझिए आप। सबसे ज़्यादा ये तीन जो आपने देखा, ये तीनों में सबसे ज़्यादा विरोध इसी पर हो रहा है, बाकी दोनों पर उतना अधिक विरोध नहीं है। तो अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव। आपने पॉजिटिव देख लिया, अब हम इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या नेगेटिव है।
निगेटिव कहने का मतलब कि आपत्तियां क्या है, कि विरोध क्यों हो रहा है ना। तो विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों, विरोध क्यों। देखिए विरोध हो रहा है परसेप्शन पर, डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा है जिससे लगे कि विरोध हो रहा है, विरोध परसेप्शन पे हो रहा है। जैसे पहला ये है कि अगर आप अलाउ किए हैं कि एपीएमसी के बाहर भी कोई लोग बेच सकता है, तब फिर एपीएमसी इरेलेवेंट हो जाएगा धीरे धीरे। इरेलेवेंट कहने का मतलब कि इसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि लोग बाहर के मार्केट में ही ट्रेड करेंगे, वहीं बेचेंगे, वहीं उनको अच्छा मूल्य भी मिल जाएगा, कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एपीएमसी प्रासंगिक न रहे, प्रासंगिक न रहे एपीएमसी जो मार्केट है वो मार्केट। और अगर वो मार्केट प्रासंगिक नहीं रहेगा तब कहीं एमएसपी भी न खत्म कर दिया जाए। डर इसी बात की है कि एमएसपी समाप्त न कर दिया जाए, समाप्त किया जा सकता है। सरकार कह रही है कि ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन शक यही है कि जैसे अगर ओपन मार्केट है, बाहर लोग खरीद रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान और व्यापारी के साथ हो रहा है ट्रेड, तो एपीएमसी की भूमिका तो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कहीं सरकार इसे खत्म न कर दे एपीएमसी को, और फिर एमएसपी भी न खत्म कर दे कि एमएसपी देना भी हम बंद कर दिए और मार्केट के अनुसार प्राइस चलेगा। तो यही विरोध है सबसे बड़ा। और एमएसपी जब खत्म हो जाएगा तब फिर किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। सब बोलेंगे कि और औने पौने नाम में सब लेने लगेंगे, औने पौने दाम पे हम इतना ही देंगे, हम इतना ही देंगे। एक अपना ग्रुप, वहाँ भी एक लॉबी काम करेगी व्यापारियों का, और वो लॉबी मिलकर किसानों को एक्सप्लॉइट करेगी। कम दाम में इनके जो फसल हैं इनके उत्पाद को लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, ये तो आपने पहला देखा। दूसरा क्या है कि जैसे एपीएमसी मार्केट में जो ढैतिया होते हैं या फिर जो एजेंट होते हैं, वो एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं, और एक तो इतना दिन से व्यापार कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास बना होता है कि वो बेचते हैं, वो खरीद बिक्री करते हैं, इनको समय पे पैसे देते हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है काफ़ी पुराना, और इनका विश्वास बना हुआ है उन एजेंटों पर। लेकिन जो नए व्यापारी लोग होंगे, एक तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, सिर्फ पैन कार्ड पर है, और इन पर विश्वास कैसे किया जाए, इस पर विश्वास की कमी होगी अभी, चूंकि नया नया सिस्टम है। तो हो सकता है कि ये किसानों से अनाज वगैरह लेकर इनको उचित मूल्य न दें, या हो सकता है कि मूल्य भी न दें। तो विश्वास की कमी, विश्वास की कमी क्यों? क्योंकि एपीएमसी जैसी विश्वासी संस्था यहां पर नहीं होगा, जैसी विश्वासी संस्था यहां पर नहीं होगा। ठीक है। और सिर्फ पैन, याद रखेंगे आप कि इन्हें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, लेकिन यहां पर सिर्फ पैन नंबर देके आप काम कर सकते हैं। तो ये समस्या है। और जो तीसरी समस्या क्या है कि तीसरी समस्या है कि इसमें व्यवस्था किया गया है कि जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे व्यापारी लोग हैं जो खरीद करेंगे और किसानों के बीच में किसी भी प्रकार की अगर डिस्प्यूट होता है, तो इसका जो निराकरण होगा, जो इसका निष्पादन होगा, वो एसडीएम करेगा उस एरिया का। ठीक है ना, उस एरिया का एसडीएम करेगा, अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। तो इस पर भी किसानों का कहना है कि ये क्यों, कोर्ट क्यों नहीं, सिविल कोर्ट क्यों नहीं। तो कहना है, किसानों का कहना है कि एसडीएम, और ये भी है कि एसडीएम का जो फैसला होगा वो बाध्यकारी होगा, सर्वमान्य होगा, और मामला का निपटारा ही करेगा। जबकि किसानों का कहना है कि नहीं, कोर्ट को शक्ति दीजिए इसके मामले में, ताकि कोर्ट करे, कोर्ट निष्पक्ष रहेगा, इनका मानना है। और कहना है कि एसडीएम हो सकता है कि ये प्रशासक है, तो हो सकता है कि व्यापारियों के दबाव में आकर ये हमारे विरुद्ध फैसला दे दे। तो आपने देखा, ये विरोध का कारण है, और यही है इससे संबंधित कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 ये है। और इसका नेगेटिव आपने देख लिया था, नेगेटिव आपने ये भी देखा, और इसका फ़ायदा क्या क्या है आपने इससे पहले मैंने समझाया था, 3-4 पॉइंट दिया था, 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट विरोध में भी मैंने आपको दिया।
अब इसका अगर आप निष्कर्ष में जाएंगे तो सबसे पहले तो जो इसका लाने का उद्देश्य है वो तो पॉजिटिव है ना। इसका लाने का उद्देश्य क्या है? इसका लाने का, अगर आप इंट्रोडक्शन लगाएंगे तो आप यही कहेंगे कि इसका लाने का उद्देश्य यही है कि किसानों को उचित मूल्य मिले और उनके जो हित है उसकी रक्षा किया जाए, उनको और विकास का मौका दिया जाए, इसके लिए किया गया है। इसके कुछ प्रावधान है और इसको बताएंगे कि मार्केट तक उनकी पहुंच हो जाएगी, डायरेक्ट बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह भी आपको बताना है कि विरोध किसान इसलिए कर रहे हैं और आप यही कर सकते हैं आप निष्कर्ष में कि कुछ सुधारों के साथ इसको लागू करना चाहिए और इसमें कुछ जो वांछित सुधार है वो सुधार करना चाहिए। तो इस तरीके से पहला बिल हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब हम देखते हैं दूसरा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस है और एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन है, मतलब ये सशक्त करने के लिए किसानों को आया है और इनको सुरक्षा देगा और ये है। तो ये एग्रीमेंट ऑन प्राइस जो है एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, यह है मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। यह है, इसका मतलब क्या है कि व्यापारियों और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट जो होगा उसी के आधार पर फसल अपना बो सकते हैं। कहने का मतलब कि आगे किस प्राइस पर हम आपको सेल करेंगे, बेचेंगे, उस आधार पर उसकी खेती हम आज करेंगे। तो इस पर कोई आपत्ति ज़्यादातर नहीं है, यह एक सकारात्मक और किसानों के हित में है। उदाहरण के तौर पर किसानों की समस्या क्या होती थी कि अगर कोई किसान अभी जैसे उदाहरण के तौर पर अभी कोई फसल, मान लिया जाए, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मान लिया जाए अभी गेहूं जो है वो गेहूं का मार्केट में जो कीमत है वो 17 रुपये किलो है। छोटा सा अमाउंट है मानता हूँ, 17 रुपये किलो है। तो इस हिसाब से अगर किसान आज फसल बोता है और फसल बोने के बाद वो सोचता है कि हम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरा जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो इस हिसाब से हम जाएंगे मार्केट में। लेकिन होता है क्या कि गेहूँ की कीमत किसी वजह से गिर जाए और वो 15 रुपये 13 रुपये किलो हो जाए। तो समस्या क्या होती है ना कि किसानों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, किसानों का अपना मेहनत किसान का और जो किसान का इन्वेस्टमेंट होता है उसके साथ जस्टिफाई नहीं हो पाता है और उसे उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। और जाहिर सी बात है किसानों को उचित दाम जब नहीं मिलेंगे तो उसके जितने भी उससे संबंधित रोजगार हैं वो सब धीमा पड़ जाएगा और किसानों का अपना जो एक संवर्धन होना चाहिए जीवन में वो उसका नहीं हो पाएगा। तो इसका देखिए उसी लिए है कि उसको एम्पावर किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए उसके किसान को, उसी लिए लाया गया है। ये कहना यह है कि किसी भी आप जो उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे मैकडोनल्ड है, बर्गर वगैरह बनाती है, अगर उसको बर्गर के साथ उसको सॉस बनानी है तो सॉस बनाने के लिए क्या करेगी, किसी भी किसान के साथ कहेगी कि आप वैसा टमाटर आप बनाएं जो सॉस के लिए, जैसे छिलके जिसके मजबूत हों, मोटे हों और हमें सॉस में काम आएगा। अब वो किसान क्या करेगा कि एग्रीमेंट करेगा कि ठीक है भाई, हम अगर उत्पादन करेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा, तो एक रेट फिक्स हो जाएगा कि ठीक है आप इतना क्विंटल हमें चाहिए होगा और उसका प्राइस ये रहेगा। अब उनको क्या होगा कि अब किसान एक तरीके से वो एश्योरेंस उसको मिल जाएगा कि नहीं ठीक है, हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना हम सेल करेंगे और उतना पैसा हमें मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि डबल फायदा है, एक तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और दूसरा फायदा यह है कि उसको सपोर्ट भी मिलेगा उद्योगपतियों का। जैसे जो उद्योगपति है, जो उद्योग है और इसे काम दिया है कि आप जिसके साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट हुआ है तो वो इसको क्वालिटी सुधारने के लिए भी मदद करेंगे इसकी ना। तो इसके पॉजिटिव में क्या हम देखेंगे, इसके पॉजिटिव में आप यह देखिए कि सबसे पहले तो ये जो प्राइस होगा, सबसे पहले तो एग्रीमेंट होगा, है ना, एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा, मैं साफ लिख देता हूं ताकि आपका चले। तो किसान है एक तरफ फार्मर है और एक तरफ इंडस्ट्री है और एक तरफ फार्मर है। तो इनके बीच में जब हो जाएगा तो इसे क्या क्या मिलेगा, इसे बेहतर प्राइस मिलेगा, है ना, इससे बेहतर प्राइस मिलेगा, इससे एश्योरेंस मिलेगा कि नहीं भाई सुनिश्चित है कि मेरा पेमेंट मिलेगा इतने पर। दूसरा क्या होगा कि इसके माध्यम से इसे क्या क्या मिलेगा, इसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी,
क्या मिलेंगी, जैसे सीड्स में मिलेंगे, टेक्नोलॉजी में भी मिलने की संभावना है। जैसे हो सकता है कि ये कहेगा कि ठीक है तुम उच्च लेवल का हाई क्वालिटी आप इसका उत्पादन कीजिए ताकि मुझे उसकी ज़रूरत है, तो हो सकता है कि हाई क्वालिटी इसको दिया जाए। और इसके टेक्नोलॉजी से भी सुविधा दिया किसानों को, उसके भी चिंता है कि बार हम एग्रीमेंट हो चुका है, हमारा वहाँ पर इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी भी चिंता है। तब वो क्या करेगा, जो इंडस्ट्री होगी वो उसकी इच्छा होगी या फिर वो चाहेगी कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी आए हमारे पास प्रोडक्शन हो करके, तो वो उसके लिए किसानों को हर संभव प्रयास करेगी कि किसान उस लेवल का एम्पावरमेंट उसके अंदर हो, तो किसानों को सहायता देगी। जैसे अच्छे किस्म के सीड उसको उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि उसके पास आपको पता है कि उसके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, उसके पास संसाधन रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं इंडस्ट्री के पास, और किसानों के पास नहीं होते हैं। तो ये सब उसको इंडस्ट्री से या उद्योगपतियों से इससे ये हेल्प मिलने की संभावना रहेगी कि उत्तम किस्म के सीड मिल सकते हैं, बीज मिल सकते हैं, और टेक्नोलॉजी तकनीक भी इन्हें मिल सकते हैं, और भी सुविधाएं इसे दी जा सकती है। तो इसे तो एक बेहतर माना जा सकता है। इसकी सीमाएं नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई आलोचना के बिंदु ऐसे दिख नहीं रहा है, और विरोध भी जो हो रहा है तो इस पर कोई विरोध नहीं हो रहा है किसानों का। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एग्रीमेंट ऑन प्राइस है ये है। तो प्राइस पे पहले से एग्रीमेंट होगा कि कितने रुपए क्विंटल, या जिस तरीके से आगे चल के हम आपको देंगे उसका क्या होगा, तो पहले एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतर है और किसानों के लिए ये सही है। देखिए ऊपर वाला में एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि 2006 में बिहार में ये सुविधा आई है कि बिहार में एपीएमसी का जो बाध्यता है वो खत्म कर दिया गया है। मतलब बिहार में ज़रूरी नहीं है कि एपीएमसी में ही जाके आप बाहर में मार्केट में बेचें, आप बाहर भी बेच सकते हैं, ये बिहार में इसकी सुविधा है। और उसमें भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि अगर निगेटिव ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं कि जो लोकल मार्केट हैं वो भी बार्गेनिंग करते हैं, और वहाँ भी एक तरह से ग्रुप बना हुआ है, और वो लोग भी किसानों के साथ, किसानों के जो उसके मूल्य होते हैं, प्राइस होते हैं, उसके साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम प्राइस किसानों को दिया जाए। दूसरा, मार्केट में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो मार्केट एपीएमसी में फैसिलिटी होती है। जैसे एपीएमसी अगर पैसे लेती है, टैक्स लेती है, प्राइस लेती है किसानों से, तो उसके बदले में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है कि जैसे कुछ व्यवस्थाएं होती है एपीएमसी में, जबकि जो प्राइवेट मार्केट है उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। और अब तो अघोषित रूप से, इनफॉर्मल रूप से किसानों से यहाँ भी कुछ न कुछ टैक्स लिया जाता है मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो वो वाला 2 पॉइंट मुझे छूट रहा था तो मैंने ऐड कर दिया ऊपर वाले में। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन फैसिलिटी है, जिसमें एपीएमसी मार्केट की बाध्यता को खत्म की गई है। तो दूसरा हमने देख लिया। दूसरा क्या था कि एग्रीमेंट वाला है कि प्राइस एग्रीमेंट की बात की गई थी, उसके बारे में हमने चर्चा की कि कैसे कैसे एग्रीमेंट से कैसे किसानों को लाभ मिलेगा। अब हमारा तीसरा है, तीसरा देखते हैं, तीसरा और आखिरी। देखिए यह है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है, मतलब हालांकि 1955 में होगा, है ना, 1955 में अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, और विधेयक 2020 में आया है। ठीक है, 1955 का है, उसी में संशोधन होगा। अब देखिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को लिस्ट रखा गया था शुरू में आज़ादी के बाद, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि उस समय खाद्य वस्तुओं की कमी थी, भूख से ग्रसित था हमारा देश शुरू में। तो ये सबसे बड़ी चिंता रहती थी कि यहाँ पर लोगों को जो फूड है वो मिले, और कुछ वस्तुओं को लिस्टेड किया गया कि इन वस्तुओं का जो कालाबाजारी न हो, इनकी जमाखोरी न हो, ताकि जनता तक इसकी जो पहुँच हो वो आराम से हो और इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ये रखा गया था, जिसमें से जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से अभी जो वर्तमान में आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसे बाहर कर दिया गया। और ये भी एक आप देखें कि विरोध, इसके लिए भी कुछ हद तक विरोध हो रहा है। तो ये यही है, इसमें क्या किया गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको बाहर निकाला गया है लिस्ट से। तो यही है कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसे निकाला गया है। उसे निकालने का मतलब ये हो जाएगा, आवश्यक वस्तु रहता है तो उसकी जमाखोरी, कालाबाजारी, कोई जमाखोरी नहीं कर सकता। जमाखोरी का मतलब स्टोर नहीं कर सकते हैं आप। जो स्टोरेज बने हुए होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, तो उसमें अनाज को रखा जाता है, उसका भंडारण किया जाता है ताकि खराब ना हो।
लेकिन जो एसेंशियल गुड्स होते, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होते हैं, सब उत्पादन होते हैं, आवश्यक वस्तुएं, उसकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, अभी तक ये व्यवस्था है। अब उसी में से आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, ये सब कुछ वस्तुओं को बाहर निकाल दिया गया है, तो उसी पर एक आपत्ति भी है, उसी से संबंधित यह विधेयक है। तो उसमें सरकार का यह कहना है, उसमें तर्क यह है कि इससे क्या होगा कि इससे दो फायदे होंगे। फायदा नंबर एक क्या होगा? फायदा एक होगा कि किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सकता है, क्योंकि अब जो व्यापारी होंगे वो व्यापारी लेना ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि एक तो एपीएमसी का जो मामला है वो भी नहीं है, और दूसरा है क्या कि भंडारण का जो भंडार करने का, जो स्टोर करने का जो इसमें बाध्यता थी वो भी हटा दिया गया कि नहीं, आप इसे कर भी सकते हैं। तो व्यापारी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा, तो जब व्यापारी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा तो डायरेक्ट किसान के पास जाएगा, तो डायरेक्ट किसान से खरीद सकता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं उत्पादन हो रहा है तो किसानों को अधिक से अधिक मूल्य देकर वो खरीदने का प्रयास करेगा, तो किसानों को क्या होगा कि अधिक मूल्य मिलेगा इसका, और उचित और अधिक मूल्य मिल सकता है। और दूसरा क्या होगा कि मान लिया जाए किसी भी क्षेत्र में जहां कम उत्पादन हो, जहां कम उत्पादन होता हो, जैसे प्याज का कम उत्पादन कहीं है, तो क्या होगा कि यहां पर आपूर्ति होगी, यहां पर आपूर्ति होगी, क्योंकि दूसरा क्षेत्र में तो भंडारण हो ही गया है। उदाहरण के तौर पर नासिक में प्याज अधिकतम ज़्यादा वहां पर उत्पादन होता है, तो अगर वहां पर उत्पादन मान लिया जाए कि बहुत अधिक हो गया, और तो वहां पर उत्पादन होगा, तो वहां से क्या होगा कि वहां के व्यापारी उसका भंडारण करेंगे, और उदाहरण के तौर पर बिहार में प्याज उत्पादन कम हुआ है, तो वहां जो भंडारण हुआ है उसका खेप बिहार में चला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पता है कि अब तो आज़ादी वाली बात उस समय की बात तो है नहीं, कि उस समय जो कन्वीनियंस था वो उतना नहीं था, उस समय यातायात के साधन सीमित थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं सीमित है, अब तो व्यापक मात्रा में यहाँ पर यातायात की सुविधा है, एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है हमारे, या तो मालगाड़ी ट्रेन हो या फिर आपको ट्रक हो, गाड़ियाँ हो, ये सब हो, तो आसानी से अब मूवमेंट देश में इधर से उधर हो जाता है। तो ये दो फायदे आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर उत्पादन इसका होगा वहाँ उचित और अधिक मूल्य किसानों को मिल सकता है, और जहाँ पर इसका उत्पादन कम हुआ है वहाँ पर भी ये आसानी से पहुँच सकता है, क्योंकि अब व्यापारियों के द्वारा इसे भंडारण करने की छूट मिल गई है, तब समस्या नहीं होगी। पहले इसका भंडारण करने की छूट नहीं थी, इसीलिए जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन कम होता था वहाँ पर महंगाई बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो जाती थी। तो अब क्या होगा कि अब महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह मूव आराम से कर सकता है, क्योंकि स्टोरेज की सुविधा अब हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट आप एक समझ सकते हैं कि यह हो सकता है कि जानबूझकर, है ना, जानबूझकर इसकी अगर जमाखोरी की जाए ट्रेड को, इसको डियरनेस, इन्फ्लेशन लाने के लिए, तब हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यापारी किसानों से अगर प्याज खरीद ले, अधिक मात्रा में खूब खरीदे, खूब इन्वेस्टमेंट करे, और करने के बाद अपने स्टोरेज में उसको जमा रखे और बेचे नहीं, वो जानबूझकर न बेचे, और वो इंतजार करे कि इसकी कमी महसूस हो, और मार्केट में जब इसकी कमी महसूस होगी तब उसको छोड़ेगा, और तब अधिक मूल्य पर बेच सकता है, और उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसे एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये एक संभावना बनती है इस तरीके करने के लिए। लेकिन एक यह भी हो सकता है कि व्यापारी एक तो होते नहीं है मार्केट में, अगर एक अपने आप को रोकेगा तो दूसरा आ सकता है, दूसरा बेच सकता है, क्योंकि एक तो है कि भंडारण की सुविधा सबको दिया गया है। इस क्षेत्र के अगर कोई व्यापारी उसको स्टोर करके रखा है तो दूसरे क्षेत्र के व्यापारी उसको बेच सकता है इधर, ये भी सुविधा है। तो एक यह भी काउंटर हो सकता है कि इस तरीके से मैनेज हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 3 है, और 3 जो ऑर्डिनेंस अभी आए थे जिसको लेकर के अभी बहुत देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, खास करके पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। उसका कारण है कि ये जो एपीएमसी का जो है वो हरियाणा और पंजाब में वो मैंडेटरी है, और एपीएमसी के माध्यम से ही सारे वहाँ पर एफसीआई लेती है और किसान लोग वहीं जाकर बेचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही है, और जो विरोध हो रहा है, विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पहला जो हमने देखा वही है। तो इस तरीके से हमने देखा आज के इस लेक्चर में जो कृषि से संबंधित जो पार्लियामेंट में बिल आए
और उस बिल के बाद जो सड़कों पर विरोध इतना हुआ और इनफैक्ट आज भी वर्तमान में भी विरोध हो रहा है, उसका कारण क्या था और इसके किस तरीके से आप मेंस में लिख सकते हैं। और इनफैक्ट वनडे एग्ज़ाम में भी अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर जैसे आता है ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगला वीडियो में फिर कोई करंट अफेयर्स के एक ऐसे ही मुद्दे लेकर हम आएंगे। थैंक यू।